हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। देखिए, नेपाल में आज इलेक्शन हो रहे हैं। सितंबर 2025 में जो भी वहाँ पर जेएनजी के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में क्या हालात बने, यहाँ पर जो अभी चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद में भारत के लिए ये चुनाव सही तरीके से संपन्न हो जाना और एक तरह से ऐसी सरकार का आना जो कि चाइना के फ़ेवर में ना काम करे, क्यों इम्पोर्टेंट है? जब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में तो देखिए, करीबन 1500 किलोमीटर की जो सीमा है नेपाल की, वह भारत से लगती है और करीबन 1400 किलोमीटर की सीमा जो है वो चाइना का तिब्बत का जो इलाका है उससे नेपाल की लगती है। अगर दोनों देशों के जियोग्राफिकल फीचर के बारे में बात करें बॉर्डर्स की, तो इंडिया और नेपाल की जो बॉर्डर है वह रिलेटिवली प्लेन एरिया या फिर इतना जो है वो जियोग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया नहीं है। लेकिन चाइना के साथ में जो जुड़ा हुआ नेपाल का एरिया है वो थोड़ा-सा जियोग्राफिकली डिफिकल्ट यानी माउंटेनियस एरिया है। उसको मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि भारत के अगर सिविलाइजेशनल या फिर एंशिएंट टाइज़ की अगर बात करते हैं नेपाल के साथ में, तो दोनों देशों का खान-पान या फिर रहन-सहन या फिर पहनावा, इवन बोलचाल की भाषाएँ, ये जो हैं अपने ही इलाकों से मिलती हैं। दोनों देशों के बीच में वीज़ा फ्री मूवमेंट का एक्सेस भी अब तक है, जिसका मतलब ये है कि नेपाल के कई सारे लोग भारत में बिना किसी वीज़ा के भी कार्य करते हैं। नेपाल की लाइवलीहुड में भारत की इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है, उसका काफ़ी बड़ा योगदान है। हालाँकि ये बात हम नेपाल और जो चाइना या फिर नेपाल और भारत के रिलेशंस को और किस तरीके से हमें देखना चाहिए, उसको हम कभी और बात करेंगे। आज वक़्त है उसके चुनाव के बारे में बताने का। जैन जी के जो प्रोटेस्ट हुए, आपको ये समझना है कि फ़िलहाल जब हम जैन जी के बारे में बात करते हैं, तो ये एक तरह से 4 प्रकार की ऐसी जनरेशंस हैं जो कि मतलब बेबी बूमर्स, जेन एक्स, जेन वाई और जेन जी के द्वारा जानी जाती हैं। जब हम बात करते हैं 1940 से 1960 का इलाका मतलब समय, वहाँ पर उस समय एक तो पोस्ट वॉर सिचुएशन थी, कई जगह पर डिक्टेटरशिप थी, कई जगह पर जो है कॉलोनियल कॉलोनियल जो काल था वह या तो अंत हो रहा था या उसका अंत काल बहुत ही मतलब पास में था। तो बेबी बूमर्स वाले जो लोग थे, वो एक तरह से रिवॉल्यूशनरी कहे जाते थे, आदर्शवादी कहे जाते थे और वह एक तरह से मिल कर के कार्य करते थे। जब हम जेन एक्स के बारे में बात करते हैं, तो यह अगले 20 साल यानी 1960 से 1980 के दशकों तक रहा हुआ एक समय, जहाँ पर कैपिटलिज़्म और मेरिटोक्रेसी जो हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण पायदान पर थीं। लोग कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट पर ध्यान देने लग गए थे। ये लोग स्टेटस या फिर अपना अगर एक तरह से यूज़ करें विभिन्न ब्रांड्स का यूटिलाइज़ेशन करना, ये जेन एक्स का एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती थी। पूछा जाए जेन वाई क्या है? तो आप ये कह सकते हैं सर इनको मिलेनियल्स भी कहा जाता है। 1980 से 95 के आसपास का जो समय मिलेनियल से बिलॉन्ग करता है। जहाँ पर उन्होंने ग्लोबलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन के मॉडल देखे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का दौर था, जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी के लेवल और इसी समय जो है वो इंटरनेट का भी विकास होने लग गया था। तो उसकी वजह से आपस में जो कनेक्शंस थे, वह धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लग गए थे। इसी समय अगर हम बात करते हैं विभिन्न फेस्टिवल्स की, खान-पान की, तो आपस में इंटरमिंगलिंग होना, यह भी जो है वो जनरेशन वाई के समय में देखा जाने लग गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं जेन जी के बारे में, तो 1995 से 2010 का जो दशक है बेसिकली वह जेन जी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर इस समय जो लोग जन्मे उन्होंने इंटरनेट को और ज़्यादा अपनी लाइफ में फेस किया। कहीं कई जगह पर सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस के द्वारा जो हैं उनका अपना खुद का भी वक्तव्य सामने आने लगा। जहाँ पर आप देखते होंगे कि कई बार कई लोगों के जो पॉलिटिकल एटीट्यूड थे वो खुद की फैमिली के जो एटीट्यूड हैं उन्हीं के द्वारा जो है वो चेंज किए जाते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया या इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लग गया इनकी लाइफ में। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कारण ऐसे बने जिसकी वजह से एक सरकार जो कि नेपाल में और थोड़े दिनों पहले आपने देखा बांग्लादेश में और इवन श्रीलंका में भी वहाँ पर सिस्टम को ही उन्होंने चेंज कर दिया। और आज उसी का चीज़ का परिणाम है कि करीबन 19 मिलियन वोटर्स का नेपाल वापस से चुनाव में जा रहा है और वहाँ पर जो ओल्डर जो लोग थे या ओल्डर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के सामने जेएनजी के द्वारा समर्थित एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके मतलब हेड के तौर पर हम कह सकते हैं बालेन शाह, वो भी इस समय चुनाव के मैदान में है। कौन इमेजिन कर सकता था कि बालेन शाह जो हैं वो एक तरह से इस समय चुनाव लड़ रहे होंगे।
अब जब हम बात करते हैं कि भई क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी? तो देखिए ज़रूरत इसलिए पड़ी वहाँ पर क्योंकि जनरेशन जी के द्वारा जो भी प्रोटेस्ट वहाँ पर हुआ, उसके सबसे पहला कारण था सोशल मीडिया बैन का। नेपाल में सोशल मीडिया बैन की गई थी, चाहे वो फ़ेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, अन्य जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, क्योंकि उन कंपनी के द्वारा नेपाल के जो लोकल लॉज़ थे, वो नहीं माने जा रहे थे। कई जगह पे नेपाल की सरकार ने या जो कानून वहाँ की पार्लियामेंट ने पारित किए थे, उन कानूनों को भी मनवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब नहीं माने गए तो कई सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स को बंद कर दिया गया, यानी उनकी एक्सेस समाप्त कर दी गई। तो उससे जेन ज़ी को क्या नुकसान हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग या तो इंटरनेट पर अपने बिज़नेस इंटरेस्ट के लिए जो भी छोटा-मोटा काम करते हैं, उसके लिए डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल आपस में जो है वो इंटरकनेक्शन के लिए भी किया जाता है। वहाँ पर जब आप इंटरनेट की एक्सेस काट देते हैं, तो डेफ़िनेटली इन सोशल मीडिया तक उनकी एक्सेस समाप्त हो गई तथा उनको जो है ये अच्छा नहीं लगा। धीरे-धीरे ये प्रोटेस्ट जो थे अब और ज़्यादा विकराल रूप लेने लगे, क्योंकि नेपो किड्स एक तरह से हैशटैग उस समय काफ़ी चर्चा में रहता था, NEPO KIDS नेपो किड्स। क्या होता है ये? यानी जो पॉलिटिशियंस के या बड़े लार्जर जो ब्यूरोक्रेसी वाले जो लोग हैं वहाँ पर, हायर इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस पे उनके बच्चे जिस हिसाब से लेविश लाइफ़स्टाइल को या तो प्रदर्शित करते थे या उनके सोशल मीडिया पर रील्स, पोस्ट वगैरह आती थी, तो उसकी वजह से वहाँ का जो जनरल जो लोग था, यानी कॉमन जो लोग थे, उनको ऐसा लगता था कि हमें तो जो है विलासिता की चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ये लोग काफ़ी लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं। नेपाल में अभी भी अगर बात करते हैं तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट या क्वांटिटी में हैं। तो आप जब सोशल मीडिया या इंटरनेट पर पहले बैन करोगे, लेकिन उससे पहले अपने ही जो किड्स हैं, यानी जो लार्जर लेवल के जो ब्यूरोक्रेसी या जो पॉलिटिकल लीडरशिप के लोग, अगर वो इस विलासिता को प्रदर्शित करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप जनता से कटेंगे और उसमें भी जो है, यह जेन ज़ी की जो भावनाओं को फ्यूल करने का एक और कारण बना। इवन आपने देखा होगा कि करप्शन और नेपोटिज़्म को लेकर के कितने सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर थे। और बात यहाँ पर हुई कि करीबन 20 लोग तथा 500 से ज़्यादा लोगों के हताहत होने और करीबन 20 स्टूडेंट्स के मारे जाने की खबर हुई। और उसके बाद में इन प्रोटेस्ट ने कर्फ्यू को डिफाई करते हुए इवन प्रधानमंत्री के ऑफिसेज़ में, वहाँ के प्रेसिडेंट के घरों में, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के जो थे घर, उनको आग तक लगा दी। जो भी कर्फ्यू अनाउंस किया जाता था उसको उन्होंने जो है डिफाई किया। तो सिचुएशन वहाँ तक आ गई कि केपी शर्मा ओली उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो उसी की वजह से अब ये चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं। करीबन 19 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों के आसपास, 1 करोड़ 90 लाख लोगों के आसपास वोटर्स जो हैं, वो फिलहाल वहाँ पर वोट देंगे। सबसे बेस्ट बात यहाँ पर अभी आपको जो मैंने बताई कि ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर के साथ में जो यूथ लेड पॉलिटिकल ऑर्डर है, वह भी अब आमने-सामने है। आपको ये बता दें कि जो भी यहाँ पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी जैसे 2015 में जब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लाया गया था, तो उस समय इस नेपाल में मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम लाया गया था। अब मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम के साथ में अब यह चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं। अब इससे हमें पता चलेगा कि आगे जाकर के कौन-सी सरकार आती है। हालाँकि केपी शर्मा ओली के बारे में माना जाता है कि ये चाइना समर्थित बातें ज़्यादा करते थे या फिर चाइना के फ़ेवर में जो हैं इनके कई सारे बयान आते थे। तो अगर ये कोई भी सरकार वहाँ पर आकर के मतलब बैठती है, किस प्रकार से भारत की उसकी पॉलिसीज़ रहती हैं, ये फ्यूचर डिपेंड करेगा कि नेपाल के साथ में हमारे रिलेशंस कैसे होंगे। हालाँकि जब भी हम बात करते हैं एल्डर ब्रदर या बिग ब्रदर के रिलेशनशिप की, तो वहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि भारत हमेशा एल्डर ब्रदर का ही स्वरूप वहाँ पर पेश करता है, बिग ब्रदर का नहीं। एल्डर ब्रदर का मतलब ये है कि हम हो सकता है आपसे साइज़ में, इकोनॉमी में, आर्थिक प्रगति में या फिर पॉलिटिकल मैच्योरिटी में आपसे खूब आगे होंगे, लेकिन हम ये हमारी जो एक्सपर्टीज़ है या हमारी जो बढ़त है, उसका इस्तेमाल हम आप ही के सहयोग के लिए करेंगे, आपको दबाने के लिए नहीं। जबकि बिग ब्रदर का मतलब ये होता है कि आप उनको हर जगह पर सप्रेस करने की कोशिश करते हो और वो बिग ब्रदर का एटीट्यूड उस देश के खिलाफ भावनाओं को उस दूसरे देश में जन्म देता है।
आपको पता है कि जब जैन जी के वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, तो सुशीला काकी जो कि फ़ॉर्मर चीफ़ जस्टिस थीं सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जो है वो नेपाल में इंटरिम गवर्नमेंट की सत्ता सँभाली और धीरे-धीरे नेपाल को स्टेबलाइज़ किया और उसके बाद में जो है चुनाव संबंधी जो भी एक माहौल था वह तैयार किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत अब ये चुनाव वहाँ पर करवाए जाएँगे। आपको थोड़ा-सा जब हम नए किसी भी लेक्चर में बात करेंगे, तो नेपाल की भारत के साथ में जो संबंध हैं या चाइना के साथ में संबंध हैं, उसको भी मैं बताऊँगा। बस थोड़ा-सा आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम इस प्रकार के चेंजेज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि वहाँ के एक ऑर्डर को चेंज करता है, यानी जनरेशन जी के द्वारा जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर पहले था, अगर उसको चेंज करने का समय अब आया है, तो वह वोटिंग प्रोसेस के द्वारा उस सरकारों या उसके सिस्टम को चेंज करके ही किया जा सकता है। उनको जो भी लगता है कि हाँ, इस प्रकार की पॉलिसी का फ़ॉर्मूलेशन होना चाहिए, जो हमारे ग्रीवांसेस हैं, उनको रिड्रेस किया जाना चाहिए, जो भी सत्ता में हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन किया जाना चाहिए, फिक्स किया जाना चाहिए तथा लोगों का जो एक लोकतांत्रिक कर्तव्य है, अपनी ड्यूटीज़ निभाने का और सरकार के जो मतलब दायित्व हैं लोगों के प्रति एक सर्विस मॉडल के तहत उन सबको धरातल पर उतारने का यही वक़्त होता है, जब इस प्रकार की व्यवस्था को आमूल-चूल जो है वो ग्राउंड पर लाने के लिए वोटिंग एक बहुत बड़ा साधन होता है। उसके साथ में पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यानी कोई भी अगर चुनाव जीत लेता है, तो भले ही आपने चुनाव लड़ते वक़्त कितना भी एक-दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज़ किया होगा, कितने भी जो हैं आपने एक-दूसरे के बारे में कुछ भी कहा होगा, लेकिन एक बार जब चुनाव हो जाते हैं, तो सभी को मिल कर के उस देश को नेशन बिल्डिंग कैसे की जा सकती है, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है, उसमें जुट जाना चाहिए। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।